कैसे हो बच्चों? आज मैंने आपको एक नई क्लास भी स्टार्ट की है मैपिंग की। उस क्लास को भी आप अच्छी प्रकार से देख लेना, क्योंकि जो बच्चे भूगोल वाले बैच में ज्वाइन हैं तो उन बच्चों की भी डिमांड थी कि सर हमें मैपिंग एक बार जब आप पढ़ाओगे तब तो पढ़ा देना, लेकिन सारे जो देश हैं उनकी लोकेशन क्लियर करा दीजिए। तो उसी के लिए आज हमने एक लेक्चर बना कर आपको प्रोवाइड कराया है। बाकी ये लेक्चर आगे भी आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने साइंस को स्टार्ट किया था, तो साइंस को आगे बढ़ाते हैं। साइंस को आगे बढ़ाते हैं। तो साइंस में हम बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमने कल पढ़ लिया था, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। बायोलॉजी में हमने पढ़ लिया था कि बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। और विज्ञान क्या होता है, किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी ऐसा काम जो सिस्टमेटिकली वे में किया गया हो, क्या कहलाएगा, वो विज्ञान कहलाएगा। तो यहां पर हमने जाना कि बायोलॉजी के बारे में जो बायोलॉजी शब्द देने वाले हैं वो कौन है, लेमार्क हैं। कौन है? और ट्रेवीरेनस हैं। लेकिन बायोलॉजी के जो पिता हैं, बायोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है, वो अरस्तु हैं। क्यों है अरस्तु बायोलॉजी के पिता? बायोलॉजी के पिता अरस्तु क्यों हैं? क्योंकि अरस्तु ने बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन, जीव विज्ञान, ठीक है। और जीव क्या होता है, जीव दो प्रकार से होता है, पादप और जंतु। यहाँ पर जंतु विज्ञान के अध्ययन करने को जूलॉजी बोलते हैं और पादप विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये बॉटनी बोलते हैं। तो अरस्तु ने क्या काम किया था, लगभग 500 जंतुओं पर सिस्टमेटिकली वे में स्टडी किया था और एक बुक लिखी थी उन्होंने, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम, हिस्टोरी ऑफ प्लांट एनिमिलेनियम। तो इसलिए इन्हें न केवल बायोलॉजी का पिता बल्कि जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है। इसी प्रकार से बॉटनी के विषय में, पौधों के विषय में, पादपों के विषय में एक साहब हुए हैं, कौन, थियोफ्रेस्टस। तो उन्होंने बताया हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम में, ठीक है। तो ये चर्चा हमारी कल होगी थी। और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ लिया था कि डेफिनेशन यदि देखें, यदि पहले चैप्टर के रूप में सिस्टमेटिकली वे में यदि हमें विज्ञान को पढ़ना है, बायोलॉजी को पढ़ना है, जीव विज्ञान को पढ़ना है, तो सिस्टमेटिकली वे में वो जो जहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ है जीव का, जिससे जीव बना है, वो छोटे से छोटा कण क्या है। तो हमने देखा था वो छोटे से छोटा कण क्या है, सेल है। क्या है, कोशिका है, कोशिका है। तो कोशिका से क्या है, हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, कोशिका से हम क्या है, बने हैं। कैसे? पहले सेल होती है, एक छोटा सा बीज जिससे मानव बॉडी बनती है, या किसी भी हाथी की, चींटी की, दूबड़ा घास की, बरगद के पेड़ की, सब सेल से मिलके बने हैं। जब सेल आपस में मिलती हैं, तो उन्हें ऊतक कहते हैं, और ये क्या है, कोशिका है। सेल को कोशिका कहते हैं। और फिर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, जैसे उंगली का ये पोरवा, और फिर पूरा मैकेनिज्म बनता है। इसे अंगतंत्र बोलते हैं। वैसे अंगतंत्र बहुत सारे होते हैं, जैसे सारी उंगलियों को मिलाकर भी क्या है, जब हाथ बनता है तो वो भी क्या है, वो भी अंगतंत्र ही है, मैकेनिज्म ही है। लेकिन फाइनली जो बॉडी बनती है, ये सारे अंगतंत्रों का क्या है, ये पूरा मैकेनिज्म है। इसे शरीर के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर जो बना है वो क्या है, वो कोशिकाओं से क्या बने हैं, ऊतक बने हैं, ऊतक से अंग बने हैं, अंग से अंगतंत्र बने हैं, और अंगतंत्रों के समूह से क्या है, शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसा कल हमने पढ़ा था, ऐसा समझा था और देखा था। फाइनली जो हमने परिभाषा लिखी थी, तो परिभाषा हम लिख लिए थे, और परिभाषा लिखने के पश्चात हमने परिभाषा में देखा था कि कोशिका क्या है। तो किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, वो कोशिका है। तो यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। संरचना आपने देखा कि अंगुली बनी, अंगुली से पूरा अंगुली का मैकेनिज्म बना,
और ये हाथ का मैकेनिज्म बना, और यानी कि अंग तंत्रों से बॉडी स्ट्रक्चर जब फिट कर दिया सबको, तो शरीर की संरचना तो कोशिका से बनी है। लेकिन बात करते हैं कार्यात्मक। अरे आपको लगता होगा कि क्या है, आपको लगता होगा कि यहाँ से एकदम से मैं जाऊँगा और ये पानी की बोतल उठा के लाऊंगा, लेकिन आखिरकार इनमें सेल ही तो वर्क कर रहे हैं। सोचने का कार्य भी जो माइंड की सेल हैं उनके माध्यम से हो रहा है, उनके माध्यम से हो रहा है। तो ये क्या है, पूरा कार्य भी क्या है, कोशिकाओं के माध्यम से समाप्त हो रहा है। इसलिए परिभाषा में लिखा किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, वो सेल है। अब इस प्रकार से यदि सेल के बारे में पता चल जाए, सेल के बारे में पता चल जाए, तो किसी के कहीं भी कोई दर्द हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो आराम से क्या है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए पूरा सेल के बारे में क्या है, खोज स्टार्ट होगी। और खोज में 2 वैज्ञानिक निकल के आए। सबसे पहले 1665 की बात है, सबसे पहले 1665 की बात है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका कोशिका का इतिहास। हेडिंग डालेंगे कोशिका का इतिहास, कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री, है ना। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले एक साहब आए, उन साहब ने क्या देखा कि जो बोतल होती है, बोतल के ऊपर जो कार्क, जो बोतल होती है, तो बोतल के ऊपर जो इस प्रकार से लेबोरेटरी में देखा होगा जो लगी रहती है एक डार्ट टाइप की, तो वो क्या है, वो कार्क होता है। तो इन्होंने क्या काम किया, रॉबर्ट साहब ने 1665 की बात है, 1665 की बात है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार में, मधुमक्खी के छत्ते के आकार में कोशिका होती है। इन्होंने ये बताया, ठीक है। इनसे 9 साल बाद, इनसे 9 साल बाद 1674 में, इनसे 9 साल बाद ये तो निर्जीव कोशिका की खोज हुई, ये तो निर्जीव कोशिका की खोज हुई। लगभग 9 साल बाद, 9 साल बाद एक वैज्ञानिक हुए हैं, कौन, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी, इसकी सजीव कोशिका खोज की, और इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की, ठीक है। लेकिन कभी भी आपसे ये आएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ही लगाना है। निर्जीव कोशिका की खोज की किसको लगाना है, तब भी रॉबर्ट हुक को लगाना है। यदि पूछे कि सजीव कोशिका की खोज किसने की, तब आपको ल्यूवेनहॉक को लगाना है, ठीक है। तो इस बात को आप लिख लीजिए, फिर अगले स्टेप के ऊपर चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत देखिए, अपने हाथ से लिखना जरूरी है। आपको यदि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें क्या है, वो याद रहती हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और यदि आपको किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना है, आईएएस को, पीसीएस को, तो फिर लिखने के बगैर काम ही नहीं चलने का, ठीक है। तो रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। तो लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, जिसमें इन्होंने पाया कि कार्क की जो कोशिकाएं हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 9 साल बाद ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की, सजीव कोशिका की खोज की, ठीक है। अब कोशिका की खोज हो चुकी है, लेकिन कंक्लूजन निकालना जरूरी था। खोज ही खोज थोड़ी करते रहना है, अब किसी रिजल्ट पे पहुंचना था। तो फाइनली जो सिद्धांत दिया, जो कोशिका का सिद्धांत दिया, तो 2 वैज्ञानिक हुए हैं, कौन, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। असलियत में ये इनके शिष्य थे, स्लाइडेन के,
तो इन्होंने रिजल्ट निकाला, सिद्धांत निकाला कि भाई कोशिका जो है ना, ठीक है, ये बात रॉबर्ट हुक साहब खोज चुके हैं कि चाहे वो कोई छोटी सी दुबड़ा घास हो, भाई कोई छोटी सी दुबड़ा घास हो इस प्रकार से, या कोई विशाल पेड़ हो, विशाल पेड़ हो, यदि देखा जाए कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई मछली हो, छोटे से छोटा जीव, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, सभी क्या है, सभी कोशिका से मिलके बने हैं। फाइनली सिद्धांत में एक बात तो इन्होंने ये निकाली, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा, अब इतने सारे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, तो इन्हें दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। पहली बात इन्होंने ये कही, दूसरी बात ये कही कि जो ये जीव हैं इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक तो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। यानी कि वे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, कुछ कवक हैं, कुछ कीट पतंग हैं, ठीक है। जैसे बहुकोशिकीय, ये पेड़ है, ये मानव है, ये सब क्या है, ये बहुकोशिकीय हैं। तो इन्हें दो प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। ये बात निकाली किसमें, सिद्धांत में, किन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसी बात को आप लिपिबद्ध करेंगे, हेडिंग बनाएंगे सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। तो सिद्धांत में एरो लगा लिखेंगे, कोशिकाओं की खोज होने के पश्चात, लिखेंगे कोशिकाओं की खोज होने के पश्चात स्लाइडेन और उनके शिष्य स्वान, स्लाइडेन और उनके शिष्य स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव, चाहे वह कोई जलीय जीव हो, छोटी छोटी मछलियां, ओब्लिक करके लिखेंगे, बड़ी से बड़ी व्हेल, या मानव, या किसी भी प्रकार का जीव जंतु, या पेड़ पौधे, चाहे वह छोटी सी दूब घास हो या बड़ा बरगद का वृक्ष, सभी कोशिका से मिलकर बने हैं। तो सिद्धांत में पहला पॉइंट आपने ये लिखा, ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखा आपने स्लाइडेन और उनके शिष्य स्वान, स्लाइडेन और उनके शिष्य स्वान ने यह बताया कि प्रत्येक जीव, चाहे वो छोटी सी दूब घास हो, बड़ा बरगद का वृक्ष हो, जलीय जीव, छोटी मछलियाँ, बड़ी व्हेल, या कोई भी मानव, कुत्ता, बिल्ली, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये हमने प्रिंसिपल में लिखा। नंबर 2 पॉइंट, सारे जीवों को, सभी जीवों को आगे चलकर स्लाइडेन और स्वान दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। लिखेंगे नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, डैश लगा के लिखेंगे अमीबा, पैरामीशियम, कवक आदि। नंबर 2 लिखेंगे बहुकोशिकीय जीव, इसमें डैश लगा के लिखेंगे मनुष्य, पेड़ पौधे, जलीय जीव आदि, ठीक है, आदि में सभी आ जाएगा। तो ये रहा प्रिंसिपल, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। बस आपको मैंने कहा था लगभग 3 से 4 दिन की क्लास करनी है, आपको पूरा मजा आने वाला है। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर पूरी बायोलॉजी क्या है, ये पूरी बायोलॉजी की जान है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, अब बात करते हैं कि जैसे कोरोना था, कोरोना क्या है, अब बताता हूँ क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं। जो आपको करंट पढ़नी होती है, अब सीधा करंट से भी लिंक करके चलना है इसको, ठीक है। तो कोरोना जो था, कोरोना एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? कोरोना
एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे अपवाद, इसी में लिखेंगे अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद। देखिए कोरोना एक प्रकार का क्या है? वायरस है। कोरोना क्या है? एक प्रकार का वायरस है। और वायरस जो होते हैं वो ना एक कोश के होते हैं ना वो बहुकोश के होते हैं, ना वो एक कोश के हैं ना वो मल्टी सेलर है, बहुकोश के हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अरे जैसे सपोज करो, मान के चलते हैं कोरोना काल में क्लास चली और किसी टीचर को, 4 टीचर पढ़ाते हैं, किसी टीचर को कोरोना हो गया और कोरोना ने क्या काम किया? उनको हल्का सा उस दिन ब्लीडिंग हुई और उनके शरीर से निकल के कोरोना यहाँ बैठ गया। अब बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई रोटी की, कोई उसे दूध की, कोई घी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 4 साल बाद, 5 साल बाद अब क्या हो रहा है? यहाँ से ऐसे जा रहे थे, बोर्ड पुराना हो चुका है और अचानक से इधर से हाथ लग गया और हमारा हाथ भी इंजर्ड हो गया, या आपका हाथ इंजर्ड हो गया, या किसी का भी हाथ इंजर्ड हो गया और वो कोरोना का जो वायरस था वो अंदर बॉडी में एंट्री कर गया, या वो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे हाथ रखा था और इस प्रकार से ऐसे नाक के लगाया, वो नाक के माध्यम से अंदर एंट्री कर गया। मुंह के माध्यम से कोरोना जैसे हानिकारक वायरस की भी हिम्मत नहीं है मुंह के माध्यम से जाना। अभी अगले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है जो कोरोना जैसे जिन्हें कितनों को क्या कर देता है? मार गिराता है। वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बस आप बने रहिए। आपको क्लास में क्या है? बिल्कुल रूबरू करा दूंगा आपकी बॉडी से, ऐसा लगने का ही नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हो, बिल्कुल आपकी आत्मा में समा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लिखेंगे अपवाद, लिखेंगे वायरस। अपवाद में लिखेंगे वायरस। किसका अपवाद? इस सिद्धांत का सभी जीवों को एक कोशिका और बहुकोशिकीय में बांट दिया है, लेकिन वायरस क्या है? वायरस अपवाद है। लिखेंगे वायरस डैश लगा के, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। जैसे ही यह किसी सजीव के संपर्क में आता है, यह तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, अन्यथा लाखों वर्षों तक यह निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। ठीक है, नीचे उदाहरण लिखेंगे। एग्जाम्पल कोरोना। अरे कोरोना नाम का वायरस कोई नया वायरस नहीं है। अरे ये क्या है? ये सार्स का ही क्या है? बिगड़ा हुआ रोग है, जो दमे की बीमारी होती है। देखी नहीं पिक्चर कौन सी? राजेश खन्ना की, स्वर्ग। ठीक है, तो कहता है गोविंदा, बाबूजी जिंदगी आपकी मुट्ठी में थी और आपने जिंदगी नहीं खोली। दवाई होती है, एक विशेष प्रकार की दवाई, आपने कई मूवीज में देखा होगा, कोई एकदम से ऐसे अस्थमा लेता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, हम सीखेंगे सब चीज़ों को बड़े आराम से। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं कोरोना की। लिखेंगे एग्जाम्पल में कोरोना, तो एग्जाम्पल में कोरोना लिखा और बहुत सारे वायरस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आगे चल के बात करेंगे। तो ये रही हिस्ट्री, और यहाँ से निकल कर आया जब कोशिकाओं की खोज होगी तो सिद्धांत निकाल के लेकर आए। अपवाद में हमने क्या देखा? अपवाद में हमने वायरस को देखा। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अब सेल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए ये सेल है, ये क्या है? सेल है। और यदि कहूं कि जो छोटी सी कोशिका हमने बनाई थी, ये छोटी सी कोशिका, अब इसके अंदर चलते हैं। ये छोटी सी, शायद आपको ना दिखाई दे रही हो, ये छोटी सी कोशिका, इसके अंदर चलते हैं। हमने ऐसे ही तो किया था कि बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाने से क्या बने थे? ऊतक, और ऊतक से क्या है? अंग बने थे, और अंगों से अंग तंत्र बने थे, और यहाँ से पूरी बॉडी बन गई थी। यही तो पढ़ा है अब तक हमने। ठीक है, ये पूरी बॉडी बन गई थी। लेकिन अब क्या है? फिर से वहीं आते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ऊतक या मानव शरीर नहीं है, सेल है। ठीक है,
तो इसको क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसी बात को जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को अब इसका जो डिजाइन होता है, जो कोशिका का डिजाइन होता है, इसे ऐसा भी बना सकते हैं आप, इसे ऐसे बना सकते हैं। कोशिका का कोई आकार नहीं होता, कोशिका कोई आकार नहीं होता। अरे चींटी है, चींटी की कोशिका अलग है, हाथी की कोशिका अलग है, सांप की अलग है, मानव की अलग है, इसका कोई आकार नहीं होता। लेकिन हाँ, इसके अंदर का फंक्शन लगभग सबका सेम होता है 99%, ठीक है। तो कोशिका का जो डिजाइन है उसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में इसके क्या होता है, केंद्रक होता है, इसके क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये कोशिका को जूम किया है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमने एक कोशिका का आकार बनाया, इसका आकार कोई नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से सभी की कोशिकाएं क्या हैं, इस प्रकार से डबल लेयर की होती हैं, इस प्रकार से डबल लेयर की होती हैं। और अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको भी क्या है, इसको भी रफ कर दीजिए, इसको भी रफ कर दीजिए। बस उस छोटे से पॉइंट को जूम किया है, ठीक है। और ये डिजाइन आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ये हमने कोशिका का चित्र बनाया, ये क्या है, ये कोशिका है। किसकी कोशिका है, सबकी कोशिका है। यही चींटी की है, यही हाथी की है, क्योंकि कोशिका क्या है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, लेकिन फंक्शन सब एक सा होता है। तो टॉपिक डालेंगे आप कोशिका, ठीक है, कोशिका, टॉपिक डालेंगे कोशिका। और इसे जो पढ़ेंगे, इसे दो प्रकार से पढ़ेंगे। चित्र बना लिया आपने, तो ऊपर टॉपिक डाल लिया होगा कोशिका। अब इसे नीचे से यदि टॉपिक कोशिका डाल दिया है, तो चित्र के साइड में लिख लो। दो प्रकार से इसको बांटेंगे, इसको दो प्रकार से फिर से कोशिका लिखना पड़ेगा यहाँ, कोशिका। एक तो ये ब्लू और ब्लैक, इसे बोलते हैं सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो प्रोटेक्टेड लेयर। क्या है, प्रोटेक्टेड लेयर। और दूसरा ये ग्रीन कलर का जो है, ये है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इन्हीं दो बातों को पढ़ने से हमारी क्लास क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। तो सुरक्षात्मक आवरण और जीव द्रव्य, सुरक्षात्मक आवरण और जीव द्रव्य। तो यहाँ पर अभी हम ग्रीन कलर के विषय में बात नहीं करने के, केवल ये देखा कोशिका को समझने के लिए इसे दो प्रकार से बांट सकते हैं, सुरक्षात्मक आवरण और जीव द्रव्य, ठीक है। जल्दी से इस बात को नोट करो। हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नोट, इसमें लिखेंगे नोट, लिखेंगे कोशिका का कोई आकार नहीं होता है। लिखेंगे कोशिका का कोई आकार नहीं होता है, कोशिका का कोई आकार नहीं होता है। 0.1 से 0.5 mm, 0.1 से 0.5 mm या सबसे बड़ी कोशिका, या सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की कोशिका, मुर्ग के अंडे की कोशिका, 130 बाई 170, 130 बाई 170 की होती है,
की होती है। तो ये तो फैक्ट नुमा चीज़ है, बस आज तक यही क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, बाकी ऐसा कोई स्पेशल किसी का वो नहीं है कि ये इतने mm की होती है ये चीज़। ठीक है, तो ये लिखा आपने नोट में बातें। अब पहला पॉइंट डाल लीजिए, क्या जीव सुरक्षात्मक आवरण। पहला पॉइंट, सुरक्षात्मक आवरण को पढ़ते हैं। तो सुरक्षात्मक आवरण में अभी आपका चित्र अधूरा है। ये जो सुरक्षात्मक आवरण है इसे लिखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और ये वाली ब्लैक कलर की लाइन जो है ये है कोशिका झिल्ली। झिल्ली। और ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो है ये जीव द्रव्य है। ठीक है, ये आपका चित्र कंप्लीट हुआ। तो सुरक्षात्मक आवरण को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सुरक्षात्मक आवरण को आप 2 पार्ट में लिखेंगे, हेडिंग सुरक्षात्मक आवरण, और 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक को लिख लीजिए कोशिका भित्ति और एक को कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है, पहला पॉइंट डालिए कोशिका भित्ति। पहला पॉइंट डालेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, लाइट कैसे, पहला पॉइंट डालेंगे कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये चैप्टर जो है, ये कोशिका जो चैप्टर है, जो कोशिका विज्ञान है, ये दोनों का कॉमन है। ये पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का दोनों का कॉमन है। तो जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये केवल पादप कोशिका का वही अंग है। जो पेड़ पौधे होते हैं ये उनका वही अंग है, ये वाला। ठीक है, तो ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि सोनू की या सोनिया की, ठीक है, यहाँ पर बात करें सोनू की, तो इसकी जो त्वचा है, इसकी जो ये बाहर की चीज़ है, ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या होती है, ये एक निर्जीव संरचना होती है। भाई यदि आप पेड़ को क्या हल्का सा टच करेंगे या एक सुई सी लगा देंगे तो वो आ थोड़ी करेगा, हालांकि उनको भी दर्द होता है। उनको भी क्या होता है, दर्द होता है। कब दर्द होता है, जब यहाँ पर पहुँचते हैं, जब यहाँ पर पहुँचते हैं। ये रेड कलर वाला पॉइंट क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली होती है, जो कि क्या है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। सॉरी, ये कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये बाहर की चीज, ये रुक्ष होती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो आपने डाला क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति और जल्दी से ये डायग्राम बनाएंगे, जल्दी से ये डायग्राम बनाएंगे। दूसरा डायग्राम अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो इसका क्या है, सबसे बाह्य अंग होता है, ये क्या होता है, ये कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका का, पेड़ों की कोशिकाओं का। और मानव का ये वाला ही क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली होता है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से डालो। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति
केवल पादाप कोशिका का, कोशिका भित्ति केवल पादाप कोशिका का अर्थात पेड़ पौधों आदि का बाह्य भाग होता है, बाह्य भाग होता है। बाह्य भाग होता है। पॉइंट में लिखेंगे, अगला पॉइंट, यह पारगम्य, यह पारगम्य होता है। अगला पॉइंट, यह बाहर से रुक्ष होता है अर्थात निर्जीव संरचना का होता है। निर्जीव संरचना का होता है, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। जहां आपने सेल्यूलोज लिखा है उसे अंडरलाइन करेंगे, जहां आपने सेल्यूलोज लिखा है उसे अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे अगली लाइन से, ये नीचे एरो लगा लिखेंगे। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। नीचे नोट करके लिख लेंगे, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? सेलुलोज है। नोट नंबर 2 लिखेंगे, सेलुलोज के निर्माण में, नोट नंबर 2 लिखेंगे, सेलुलोज के निर्माण में मैग्नीज, सेलुलोज के निर्माण में मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। नोट नंबर 3 में लिखेंगे, जो ये आपका जो कवक होता है, जैसे कुकुरमुत्ता है, जैसे आप देखते हो इस प्रकार से, ये बरसात आने वाली है, बरसात में छतरी सी नहीं हो जाती, तो आप पेड़ को ऐसा हाथ लगाओगे और इसको हाथ लगाओगे तो ये तो गिलगिला सा होता है। तो लिखेंगे नोट नंबर 3 में, कवक, कवक का बाह्य आवरण काइटिन प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन का बना होता है, और जनरली पादप का होता है, सेलुलोज का बना होता है, काइटिन प्रोटीन का होता है। अब काइटिन को अंडरलाइन करेंगे और नीचे को एरो लगाएंगे, अगले लाइन से ब्रैकेट में लिखेंगे, अगले लाइन से ब्रैकेट में लिखेंगे, बाल, जो बाल होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन, बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्लास लेंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और फिर जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको देखकर, आप जब मेरे रंग में रंगे हैं, जब आपको मेरी बातें समझ में आने लगी हैं, तो फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे। कोर्स फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बातों को समझ में आना सबसे बड़ी बात है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।